नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ में हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारो उत्तराखंड। जी हाँ, खबर आ रही है जहां देहरादून स्थित एफआरआई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के रजत उत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया है। सीएम ने कहा है कि हम सभी के लिए गर्व का क्षण है ये, उत्तराखंड राज्य में 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे संवार रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी रजत उत्सव में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ धामी ने कहा है कि 25 वर्षों में राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और 2047 के विकसित भारत निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने की तैयारी में है। उन्होंने प्रशासन, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से सोनू कुमार की रिपोर्ट। ये हमारे राज्य स्थापना का रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से उनके कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएँ यहाँ पर गतिमान है और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने। अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें नगर में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ है। यात्रा वार्ड नंबर 2 स्थित लाल बहादुर जी के घर के समीप से प्रारंभ होकर नगर परिक्रमा करते हुए कथा स्थल तक पहुंची है। वहीं हरिमंदिर स्थित तालाब से पवित्र जल भरकर गंगा देवी की पूजा अर्चना की गई है। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और कन्याएं पीले वस्त्र धारण कर मंगल कलश सिर पर लिए श्रद्धा भाव से चल रही थीं। कथा वाचिका वृंदा देवी जी ने कहा है कि सच्चे मन से कथा श्रवण और पूजा अर्चना करने वाले भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान उनकी रक्षा करते हैं और जीवन में पवित्रता और उत्तमता का संचार होता है। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। किच्छा विधायक तिलकराज बड़े द्वारा विधानसभा सत्र में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति एससी का दर्जा देने की मांग जोरदार तरीके से उठाए जाने पर समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई है। समाज के लोगों ने विधायक का आवास पहुंचकर उन्हें शॉल उड़ाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया है। प्रतिनिधियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि विपक्ष दल से होने के बावजूद बहेड़ ने समाज की आवाज को सदन तक पहुंचाकर ऐतिहासिक पहल की है। वहीं दूसरी ओर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर बंगाली समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। समाज के लोगों ने जगह जगह पुतले जलाकर विरोध जताया है और सरकार से मांग की है कि उनकी वाजिब मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। किच्छा से मनोज हालदार की रिपोर्ट। होता है कोई भाजपा का विधायक इस बात को उठाता है कि साहब एससी का दर्जा कैसे दे देंगे, राज्य के अंदर पिछड़ी जाति के लोगों को कैसे दर्जा दे देंगे। अरे एससी का दर्जा तो आप क्यों नहीं दोगे? बंगाली समाज मांग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके पर, जिनके कल भी हम उनके बारे में बोल रहे थे कि जिन्होंने राज्य दिया, उन्होंने ही घोषणा की थी कि एससी का दर्जा दिया जाएगा। 11 साल हो गए, क्यों नहीं दे रहे हो? और उल्टा उनको कोसते हो, जख्मों में नमक डालते हो, बार बार उनको कमेंट्स करते हो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार मैंने विरोध किया हाउस के अंदर, पिछली बार मैं था नहीं, निकला हाउस में से बाहर आ गया था। इस बार मैंने जवाब दिया मुंह तोड़ और हम बंगाली समाज के लिए लड़ेंगे। इनको 80 का दर्जा मिलना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी चलाएंगे, चाहे वो दिनेशपुर हो, चाहे शक्ति फार्म, चाहे रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप हो, सब बस्तियों में जाएंगे और जनसभाएं करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये लोग कभी आपके सके नहीं हो सकते, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और 11 साल हो गए, आज तक इनको दर्जा नहीं दिया है। और जब बजे आ जाएंगे दिलीप अधिकारी जी, आज आप बेहड़ जी का आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से जो है मुन्ना सिंह चौहान जो वहाँ का विधायक है और वो रह के बंगाली समाज के पीछे आनगढ़ बयानबाजी करता रहता है। आज से लगभग जो है 6 महीने पहले एक बार बहुत ही गलत बयानबाजी किया था। फिर वही पुनः उन्होंने घुमा फिरा के एक बयानबाजी किया कि खैरात बट रहा क्या।
जो भी आएगा कहीं से भी आएगा हम उनको जो है आरक्षण दे देंगे। धर्मशाला नहीं है, कोई भी आएगा रह ले और धर्म मांगना चालू कर दे, इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि उनको खुद मालूम है कि वो जो है भूमिहीनों का लड़ाई करते थे और रामविलास पासवान जी की पार्टी ज्वाइन कर रखे थे उन्होंने। उनका चुनाव निशान होता था झोपड़ा, और वो व्यक्ति उस टाइम जो है हमेशा कुछ बस्ती वालों को ले घूमता था कि इनको जो है मालिकाना हक दो, मालिकाना हक दो। आज वो कहते हैं नजूर की ज़मीन जो सरकारी वो हमारी है, गरीबों को हक नहीं, जो इतने साल से रह रहे हैं उनकी भी हक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है इनको इलाज कराना जरूरी है। मेरे लिए गर्व की बात है, मैं बंगाली समाज से एकमात्र चेयरमैन पूरे उत्तराखंड में हूँ। तो मैं तो निर्दलीय रूप से हूँ, और जो भी व्यक्ति, जो भी विधायक, जो भी पद में बैठे लोग हमारे समाज की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। तो मैं बेहड़ जी का पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से तराई के शेर के रूप में इनको जाना जाता है, इन्होंने विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से हमारी बंगाली समाज के मुद्दे को उठाया है, तो समाज कहीं ना कहीं दबा कुचला था, आज कहीं ना कहीं इन पर हमें गर्व हो रहा है। और हमें आशा है कि मात्र 27 अभी ज्यादा दूर नहीं, और इसका गहरा प्रभाव मुन्ना सिंह चौहान जी ने, जिसमें लगातार पिछले 1 साल पहले भी जो अनर्गल बयानबाजी उन्होंने की थी, और दोबारा हमारे घाव को कुरेदने का काम इन्होंने किया है। अगर आपको हमारे समाज को कुछ नहीं देना तो सीधे सीधे बोल दीजिए, बार बार हमारे घाव को कुरेद के हमें इस तरीके से जलील ना करे, क्योंकि विधानसभा सत्र हमारे पूरे आने वाली पीढ़ी का भविष्य वहां तय होता है। तो जिस प्रकार से हमेशा होता है। बक्सर की निरंजनपुर निवासी कबड्डी खिलाड़ी भूमिका सैनी का मामला अब उत्तराखंड विधानसभा तक पहुंच गया है। आपको बता दें, इस सत्र के दौरान लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने सरकार पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। भूमिका सैनी सुरेंद्र सिंह की पुत्री हैं और उन्होंने अक्टूबर में माफी चाहेंगे, बहरीन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आयोजित एसोसिएशन एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ईरान को 75-28 से हराकर गोल्ड मेडल भी जीता है। भूमिका की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद सरकार की चुप्पी पर समाज में नाराजगी है। भीकमपुर की बात करें तो कि मदर मैरी स्कूल में छात्र छात्राओं ने फूलों और वर्षाओं से उनका स्वागत किया है। भूमिका का शिवदत्त शर्मा ने कहा है कि सरकार की लापरवाही और मैदान में भेदभाव के कारण अनेक प्रतिभाएं अवसर से वंचित हो रही हैं और दम भी तोड़ रही हैं। लक्सर से जोनी चौधरी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। मैं श्रेय मेरे जो गुरु है उन्हें देना चाहूंगी। शिवदत्त सर है, जो उन्होंने मेरी स्टार्टिंग उन्होंने कराई। जब मैं कभी 7th-8th क्लास में थी तब से स्टार्टिंग थी मेरी इसी स्कूल से। पहला जो ग्राउंड था, पहले जो कोच थे मेरे शिवदत्त सर थे, और उसके बाद मुझे जो कोचिंग दी वो मोनू सर है अलावलपुर से, जो उसके बाद मैं कोचिंग करी, मैंने स्टेट खेला, नेशनल खेला। उसके बाद मेरे 4-5 साल के बाद मेरी मेहनत है इंडिया खेलने की। टीम में थी 6 टीम थी, पर ऐसा था कि एक डर भी था कि कहीं मेडल आने में चूक ना जाए इंडिया का, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना सर कि जिस चीज का मेडल लगेगा जिस भी देश का, उसी का ही जो नेशनल एंथम वो चला है, फिर उसी का ही जो फ्लैग है वो सबसे ऊपर है। तो उस चीज का रहता है कि हमारा फ्लैग नीचे ना हो जाए, हमें फ्लैग सबसे ऊपर रखना है। पर विश्वास था कि इंडिया थी, मेडल मारेगी जरूर। जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि हमारी बेटी भूमिका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आई है और वहां से जीतकर गोल्ड लेकर आई है, हमारे देश का, हमारे विद्यालय का, हम सभी का नाम रोशन किया है। मैं उसको बधाई देना चाहूंगी और उसके उज्जवल भविष्य कामना करती हूँ। जो हमारी बेटी है, स्वर्ण पदक जीता है इसने, और इसमें हमारे देश का तो नाम रोशन किया ही है, हमारे उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है, हमारे जिले का नाम भी रोशन किया है, हमारे विद्यालय मदर मैरी पब्लिक स्कूल का भी नाम रोशन किया है। पर खुशी भी काफी है, लगभग 10 दिन हो गए इस चीज को, तब से हम खुशी हैं, आज भी खुशी मना रहे हैं। पर इस खुशी के बीच में जो हमारा और हमारे क्षेत्रवासियों का और जो खेल प्रेमी है उन सभी का जो दर्द है, वो सबसे ज्यादा ये है कि ये जो बेटी है ये उत्तराखंड की बेटी है, और अब तक उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कोई कबड्डी में किसी का सिलेक्शन हुआ है, भारतीय टीम में पहली बार सिलेक्शन हुआ है किसी का, और सिलेक्शन होने के बाद भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली हमारी पहली बेटी है। जब ये वापस आई, हमने स्वागत किया, गांव वालों ने स्वागत किया, स्कूल के बच्चों ने स्वागत किया। पर मैं श्रेय मेरे जो अगली खबर देख रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र स्थित देवभूमि अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 22 वर्षीय महिला की मौत से हड़कंप मच गया है। महिला को
भोगपुर से भर्ती कराया गया था, जहां देर रात प्रसव के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। दुखद खबर है, जहां परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की हालत की सही जानकारी नहीं दी और समय रहते दूसरे अस्पताल रेफर नहीं किया। उधर अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। डीएम ने सीएमओ को जांच सौंपी है और कहा है कि यदि लापरवाही पाई गई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। अभी तक यह सूचना प्राप्त हुई है, उसमें एक हॉस्पिटल है, उसमें एक महिला की डेथ हुई है और जो अभी मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि ये जो महिला थी ये रेफ़र हुई थी महिला चिकित्सालय से और उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए भेजा गया था। इस क्रम में एक कमेटी भी बनाई गई है एसीएमओ की अध्यक्षता में, जिसमें और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रखे गए हैं और जो जहाँ पर उनका ऑपरेट किया गया था हॉस्पिटल में उसको भी उस प्लेस को भी सील कर दिया गया है। अब जैसे आगे की जांच रिपोर्ट आती है हम कार्रवाई करेंगे और लेकिन इसमें सभी के बयान आदि दर्ज करके जो भी फैक्ट सही आएंगे उसके क्रम में हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि सख्त कार्रवाई करेंगे अगर किसी की लापरवाही सामने आती है। सर ऐसे मामले जैसे मैंने कहा कि लापरवाही किसी के भी स्तर से हुई होगी तो इस पर कार्रवाई करेंगे, भले ही परिजन शिकायत करें या ना करें, लेकिन चूंकि एक दुखद मैटर है और पूर्व में भी जैसे भी इतने भी मैटर ऐसे हुए थे जिसमें कि मैटरनल मॉर्टिलिटी हुई होगी, मतलब कि किसी माँ की ऐसी कोई डेथ हुई होगी ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी, तो उसका हमने विरध उसकी जांच करी है, उस पर हमने कार्रवाई भी करी है। और पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा हमने कई ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम क्लिनिक पर छापेमारी भी करी है, कई ऐसी जगह अनियमितता भी मिली है जिन पर फाइन लगाया गया है, सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है और सीएमओ को डायरेक्शन दिए गए हैं कि इस मैटर को सीरियसली देखें और स्वयं उसको मॉनिटरिंग करते हुए मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करें। फिर उसके बावजूद बोल रहा है कि ये इन्होंने कि बीपी हाई हो रहा, उसके बाद बोल रहे कि वेंटिलेटर पर ले रखी लड़की। अब बताओ क्या, रात को बोल रहे कि रेफर कर दो, इमरजेंसी में आदमी कहाँ रेफर करेगा ये बताओ मुझे। और उसके बावजूद भाई हम यहाँ आए, हमने कहा हम अपने पेशेंट को देख आ रहे, जब इन्होंने बोला कि थोड़ा धड़कन कम, हम पेशेंट को देखने के लिए गए, डॉक्टर इनसे फरार हो लिए सारे के सारे और डॉक्टर एक नहीं आया था यहाँ से और ऊपर से नीचे से भी भाग गए और ऊपर से ताला लगा कर साफ गए। और यहाँ पर हम सुबह के टाइम थे आए थे, 2-4 लोग हमारे और भी आए थे, अरे बगैर पूछो हमारे लिए डेड बॉडी ले गई यहाँ से। और ये पुलिस वाले थे जो इन्होंने भी कानूनी कार्रवाई हमारे पास डंडा बरसा। क्या मतलब था इनका इस तरीके से डंडा बरसा? भाई हमारा पेशेंट हमें मार रहे और कोई इंसाफ नहीं हो रहा हमारे साथ में। सबूत है हमारे पास और सबूत भी है हमारे पास जिसमें डॉक्टर की गलती है। इसमें 3-4 केस पहले भी बिगड़ चुके हैं, इससे बढ़िया तो इसको सील करो ना। सरकार इस चीज का ध्यान ही नहीं दे रही। लेना ही नहीं चाहिए जब उसको मालूम है कि भाई इतनी पब्लिक बटली हो रही है, क्यों हो रही? या तो इनका लाइसेंस जब्त करो। अभी तक यह सूचना प्राप्त हुई है, उसमें एक हॉस्पिटल है, उसमें एक महिला की डेथ हुई है और जो अभी मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि ये जो। और बात करें अगली खबर में, जी हाँ, देहरादून के स्वंट्रियो मॉल में 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल में 70 से अधिक फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी और जिसमें 30 से ज्यादा फिल्में उत्तराखंड की है। जी आपको बता दें, जहां पर फेस्टिवल में बॉलीवुड कलाकार मुकेश खन्ना, रणवीर शौरी, दर्शन जरेवाला, लिलीपुट, जमील खान, इनाम उल हक और फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन समेत कई उत्तराखंड के लोग शामिल हैं। उत्तराखंड प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 20 फिल्में निर्माता इसमें शामिल हुए हैं। फेस्टिवल के डायरेक्टर राजेश शर्मा ने बताया है कि 2015 में शुरू हुआ यह आयोजन अब उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। इसका उद्देश्य युवा फिल्मकारों, कोरियोग्राफर्स, सिंगर्स और डायरेक्टर्स को मंच प्रदान करना है। इस बार फिल्मों के साथ साथ संवाद सत्र, मास्टर क्लास, वर्कशॉप्स और इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और मनोरंजन जैसे विविध विषयों पर चर्चा होगी। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इस समय उत्तराखंड स्थापना की हम रजत जयंती भी मना रहे हैं और ऐसे समय में जो ये 10वां संस्करण है इस फिल्म फेस्टिवल का, मैं राजेश शर्मा जी को, सभी जितने इन्वॉल्व इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, उन सबको बहुत बधाई दूंगी कि वैसे भी मोदी जी कहें या धामी जी कहें, सब कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को फिल्म मेकिंग में एक डेस्टिनेशन के रूप में इस्टेब्लिश करें। तो ये फिल्म फेस्टिवल जो इतने सालों से यहाँ हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए, उत्तराखंड को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ बनी हुई फिल्मों को सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को यहाँ लाकर हमारी इस स्टेट की सुंदरता को शोकेस करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी सबको। जैसे आप देखते वैसे मैं देखता हूँ और जैसे हर सिनेमा प्रेमी को देखना चाहिए, क्योंकि फिल्में वैसे भी आजकल थिएटरों में नहीं, मोबाइल पे देखते हैं।
तो और तो वे इंडियन फिल्म तो छोड़िए, आपको इंटरनेशनल फिल्म में मिलती हैं। तो ये फेस्टिवल एक तरह का एक अच्छा आउटलेट है जो हमारे देश में होता है, बड़े बड़े लेवल पे भी होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल होती है दुनिया भर की। तो मैं देखता हूँ देहरादून में अगर होता है, और आप बोल रहे काफ़ी सालों से हो रहा है, तो ये एक अच्छी प्रगति है। सर, नई जो प्रतिभाएं हैं उत्तराखंड की, उनको इसका कितना लाभ होगा? उत्तराखंड की प्रतिभाएं और इंडिया की प्रतिभाएं सब एक तरह से स्ट्रगल करती हैं, और स्ट्रगल करने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप राइट साइड जाओ, फिर वहाँ से लेफ़्ट जाओ, फिर वहाँ टर्न करके घूम के जाओ, सक्सेसफुल हो जाओगे। ये एक तरह का स्ट्रगल है, और प्रतिभा बहुत है आप लोगों के यहाँ पर भी है, गाँवों में है, शहरों में है। चांस मिलना चाहिए आपको। ये 10 जून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे इस बार हो रहा है, और ये जिस तरह से बता रहा हूँ कि 10th है, इससे पूर्व भी ये 9 बार यहाँ पे हुआ। और निश्चित रूप से जहाँ बड़े कलाकारों को यहाँ आने का अवसर मिलता है, वहाँ इससे कहीं ना कहीं जो आपका फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता को भी देखते हैं। और जिस तरह हमारा राज्य आज शूटिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बना है, और सरकार ने भी इसमें तमाम तरह की अपनी फिल्म नीति में तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर फिल्म बनाने वालों के लिए अपनी नीति में रखी है। तो इससे फ़ायदा होगा, जब फिल्में शूटिंग यहाँ पर होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ की इकोनॉमी में इसका असर पड़ेगा। आर्थिकी के साथ साथ हमारी जो नैसर्गिक सुंदरता इन फिल्मों के माध्यम से पूरी। अगली खबर देख रहे हैं, जहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेहा राणा आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची हैं, जहां स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। स्नेहा राणा ने कहा है कि वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सभी खिलाड़ियों के सामूहिक प्रयास से भारत ने ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रशंसा ने टीम को और भी ज्यादा उनको मनोबल बढ़ाया है। स्थानीय जनता ने कहा है कि स्नेहा राणा न सिर्फ उत्तराखंड की हैं, बल्कि पूरे भारत की शान और बेटी हैं। बचपन से क्रिकेट के प्रति उनके जुनून और मेहनत ने उन्हें आज विश्व मंच पर यह गौरवपूर्ण मुकाम दिलाया है। डोईवाला से आशीष यादव की विशेष रिपोर्ट। ये सब बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये कि आई एम वेरी लकी कि मैं उसके स्वागत में आ पाई हूँ, और मुझे बहुत खुशी है। इंडिया ये वर्ल्ड कप लाई है, हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे और फाइनली हमें ये फल मिला। जो भी खिलाड़ी अभी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ ऐसे ही मेहनत करते रहें, और अभी हमें और भी बहुत सारी ट्रॉफीज। अनुभव बहुत अच्छा था। वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली टफ कंपटीशन रहता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने पूरे कैंपेन में खेला, बहुत ही अमेजिंग था। जी, प्रधानमंत्री से भी हुई और राष्ट्रपति जी से भी हुई, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ भी। देखते हैं, अभी शायद होगी ये सब। अगली खबर देख रहे हैं, जहां हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के रजत उत्सव के मौके पर गौला पार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में मातृशक्ति उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मातृशक्तियों को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य द्वारा सम्मानित किया गया है। बता दें आपको, कार्यक्रम के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्य गठन से लेकर आज तक मातृशक्ति ने समाज और राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया है कि महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य और स्थानीय नेतृत्व समेत कई कई क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। राज्य के 25 वर्ष के रजत उत्सव के अवसर पर उनका सम्मान और समय की मांग और समाज के लिए प्रेरणादायक है। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग अपने रजत जयंती वर्ष को कल यानी कि 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष को और अपने रजत जयंती वर्ष को पूर्ण करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए, हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए ये दिन अपने आप में उनके जीवन के दिनों का एक ऐतिहासिक क्षण होता है, जहां पर वो अपने 25 साल की यात्रा और राज्य स्थापना 9 नवंबर में वो महसूस करते हैं कि यही वो शुभ दिन था, यही वो शुभ तारीख थी जहां उन्हें उत्तराखंडी होने का गौरव प्राप्त किया। ये उत्तराखंडी होने का गौरव हमें हमारे राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा मिला। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करते हैं, जिनके कारणों से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान मिला और उत्तराखंड ने अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। मैं यही कहना चाहूंगी कि इन 25 वर्ष की यात्रा में महिला सशक्तिकरण विभाग ने या महिला सशक्तिकरण ने किस प्रकार से रजत जयंती में लगातार
राज्य बनने से लेकर अभी तक में जो सफरनामा रहा है वो अपने आप में इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार से उकेरित हुआ है उससे साफ झलकता है कि एक गौरा देवी भी रही, एकता बिष्ट भी रही, और ऐसे न जाने कितने हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर से निकलकर समाज का नेतृत्व किया, घर से निकलकर उन्होंने सशक्तिकरण के दृष्टिगत आत्मनिर्भर हुई, स्वाभिमानी हुई, उनका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। और अगली खबर देख रहे हैं जहां उत्तराखंड अपने स्थापना दिवस की रजत जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी की अगर हम बात करें पूरी खबर में, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित पुलिस लाइन और शहीद स्थल कचहरी परिसर में राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया है। शहीदों की बात करें तो उनको श्रद्धांजलि दी गई है और राज्य आंदोलन में उनके योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। शहीद आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्रों में मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामांकन, 7 दिन जेल गए और घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह करने की योजना तथा अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा। कार्यक्रम में कचहरी परिसर और पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो आंदोलनकारी अब चिन्हित नहीं हुए हैं अभी तक, उन्हें भी समायोजित किया जाएगा और उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। राज्य को बनाने में, राज्य के निर्माण में, हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो मिलती है उसी को हमने पहले ही बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जिस प्रकार से आप सब लोगों को, हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में, 2021 तक जिनके आवेदन जमा हो चुके हैं। और बात करें तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ आंदोलनकारी और भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल सहित अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी, पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ आंदोलनकारी अमित कुमार पांडे और गुणवंत जोशी ने किया है। विभागीय अधिकारियों ने सभी उपस्थित राज्य आंदोलनकारियों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया है। इस दौरान स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्वागत किया गया है। सरस्वती वंदना की प्रस्तुतियां भी दी गई। खटीमा से अशोक सरकार की खास रिपोर्ट। जिन लोगों को शॉल मिल गया उनसे अनुरोध है कि वो कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रस्थान करेंगे ताकि अन्य लोग जो बचे हुए उनका यहाँ पर स्वागत हो सके। आप सब लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों को शॉल मिल चुका है, जिनका सम्मान हो चुका है, वो पिछली पंक्ति में चले और जो हमारे छूटे हुए हमारे आंदोलनकारी है ना, उनसे अनुरोध है कि वो भी आगे के आगे अपना यहाँ पे पूरा कर रहा है और बहुत सारी प्रक्रिया होने के साथ साथ मैं आज जरूर करना चाहूँगा कि सभी लोगों को पूर्ण उत्साह से काम करना होगा, तभी हमारा राज्य अपेक्षित प्रगति कर पाएगा। तो मैं पूरा बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और मैं देखता हूँ कि सभी लोग अपनी पूर्ण उत्साह से काम करें। सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड के 25वें रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है उस उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने का, और उसमें माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि
इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रदेश तरक्की के राह पे चल रहा है। और हमें विश्वास है कि जब हम इसकी स्वर्ण जयंती मनाने पे आएंगे तो हमारा प्रदेश पूर्णतः विकसित प्रदेश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी के नेतृत्व में। खास बुलेटिन में इतना ही। बने न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।